भारत के उद्योग जगत का एक ऐसा नाम जिसे हर कोई सम्मान की नज़र से देखता है। एक ऐसा इंसान जिसकी ज़िंदगी सिर्फ कारोबार ही नहीं बल्कि इंसानियत, ईमानदारी और सादगी की मिसाल थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रतन टाटा की। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह एक साधारण से परिवार का लड़का संघर्षों से गुजरते हुए दुनिया के सबसे भरोसेमंद उद्योगपतियों में से एक बना। तो आइए शुरू करते हैं रतन टाटा की प्रेरणादायक जीवन यात्रा। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ था। उनका पूरा नाम रतन नवाल टाटा था। वे टाटा परिवार से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन बचपन बहुत आसान नहीं था। जब रतन टाटा केवल 10 साल के थे तभी उनके माता पिता अलग हो गए। इस कारण उनका पालन पोषण उनकी दादी नवजबाई टाटा ने किया। बचपन से ही रतन टाटा शांत स्वभाव के और आत्मनिर्भर सोच वाले थे। यही कठिनाइयाँ उनके जीवन में धैर्य और मजबूती की नींव बनी। रतन टाटा ने अपनी शुरुआती पढ़ाई मुंबई के कैंपियन स्कूल और कैथेड्रल एंड जॉन कैनन स्कूल से की। इसके बाद वे अमेरिका चले गए और कार्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चरल इंजीनियर की पढ़ाई की। पढ़ाई के दौरान उन्होंने पार्ट टाइम काम भी किया ताकि खुद को स्वतंत्र बना सकें। अमेरिका में उन्होंने न केवल पढ़ाई की बल्कि व्यवहारिक जीवन जीना भी सीखा। इसके बाद उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से मैनेजमेंट प्रोग्राम भी किया। 1962 में वे भारत लौट आए और टाटा समूह में काम करना शुरू किया। भारत लौटने के बाद रतन टाटा को बड़े पद पर नहीं बल्कि छोटी छोटी जिम्मेदारियों से शुरुआत करनी पड़ी। उन्होंने टाटा स्टील की फैक्ट्री में काम किया, मजदूरों के साथ खड़े होकर पसीना बहाया और वहाँ की मुश्किलों को करीब से समझा। यही अनुभव बाद में उनके बड़े फैसलों में काम आया। रतन टाटा हमेशा मानते थे कि एक सच्चा लीडर वही होता है जो सबसे पहले अपने कर्मचारियों के साथ खड़ा हो। 1991 में JRD टाटा ने रतन टाटा को टाटा समूह की जिम्मेदारी सौंपी। उस समय टाटा ग्रुप बिखरा हुआ था, हर कंपनी अलग दिशा में जा रही थी, लेकिन रतन टाटा ने धीरे धीरे सबको एक छतरी के नीचे लाया और टाटा सन्स के जरिए पूरे समूह को मजबूत किया। उनके नेतृत्व में टाटा ने दुनिया भर में अपनी पहचान बनाई। रतन टाटा ने टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और टाटा टी जैसी कंपनियों को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। रतन टाटा ने कई ऐसे साहसी फैसले लिए जिन्होंने भारत का नाम दुनिया भर में चमकाया। सन 2000 में टाटा टी ने ब्रिटेन की टोटली टी खरीद ली और सन 2004 में टाटा मोटर ने डाइबू मोटर्स का ट्रक डिवीज़न खरीदा। 2007 में टाटा स्टील ने यूरोप की कोरस कंपनी खरीदी, जो उस समय भारत की सबसे बड़ी विदेशी डील थी। सन 2008 में टाटा मोटर्स ने दुनिया की मशहूर कंपनी जगुआर लैंड रोवर खरीदी। इन सौदों के बाद टाटा ग्रुप की पहचान सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे भरोसेमंद कंपनियों में होने लगी। रतन टाटा की सोच हमेशा साधारण लोगों के लिए रही। उन्होंने एक बार सड़कों पर देखा कि पूरा परिवार एक स्कूटर पर सफ़र कर रहा है। तब उन्होंने ठान लिया कि गरीब और मध्यम वर्ग के लिए एक सस्ती, सुरक्षित कार बनाई जाएगी। यही सपना टाटा नैनो के रूप में सामने आया। भले ही नैनो कार बिजनेस के लिहाज से बहुत सफल नहीं हुई, लेकिन इसने ये साबित कर दिया कि रतन टाटा का दिल आम भारतीयों के लिए भी धड़कता है। रतन टाटा को आप दुनिया के सबसे अमीर उद्योगपतियों में गिन सकते हैं, लेकिन उनकी सादगी को देखते ही बनती थी। वे हमेशा साधारण जीवन जीते थे। उनका कहना था कि असली सफलता पैसे से नहीं बल्कि लोगों के दिल जीतने से मिलती है। वे हमेशा अपने कर्मचारियों, गरीब बच्चों और ज़रूरतमंदों के लिए काम करते रहते थे। टाटा समूह की लगभग 65% कमाई सीधे सीधे समाज सेवा और चैरिटी में जाती है। यानी टाटा सिर्फ
उद्योग नहीं चलाते बल्कि समाज को भी संभालते हैं। रतन टाटा ने कभी शादी नहीं की। उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में बताया था कि उनकी ज़िंदगी में शादी करने का मौका आया था, लेकिन हालात ऐसे बने कि वो फैसला आगे नहीं बढ़ सका। शादी न करने के बावजूद उन्होंने अपना जीवन पूरी तरह समाज और देश की सेवा में लगा दिया था। आज भी लोग उन्हें सिर्फ उद्योगपति नहीं बल्कि एक आदर्श और मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। रतन टाटा को देश और दुनिया में उनके योगदान के लिए कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। भारत सरकार ने उन्हें सन 2000 में पद्म भूषण और सन 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया। इसके अलावा दुनिया की कई यूनिवर्सिटीज़ ने उन्हें मानद डिग्रियां दी। लेकिन रतन टाटा हमेशा कहते थे कि उनका सबसे बड़ा पुरस्कार लोगों का विश्वास है। रतन टाटा की कहानी हमें ये सिखाती है कि ज़िंदगी में पैसा कमाना ही सब कुछ नहीं होता है। असली सफलता है ईमानदारी, कड़ी मेहनत और समाज के लिए कुछ करना। उन्होंने बार बार साबित किया कि कारोबार भी इंसानियत और सादगी से चलाया जा सकता है। उनका ये मशहूर कथन है, मैं सही फैसले लेने में विश्वास नहीं करता, बल्कि जो फैसला लेता हूँ उसे सही बना देता हूँ। 9 अक्टूबर 2024 को 86 साल की उम्र में मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में रात के लगभग 11:30 बजे के आसपास में उनका निधन हो गया। उनकी मृत्यु के बाद मुंबई एवं झारखंड सरकारों ने राज्य शोक की घोषणा की। उनको राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। उनके शरीर को पहले नेशनल सेंटर फॉर द परफॉर्मिंग आर्ट नरीमन पॉइंट में जनता श्रद्धांजलि हेतु रखा गया और बाद में वर्ली के पारसी क्रेमिटोरियम में अंतिम संस्कार हुआ। उनके निधन से राष्ट्र और उद्योग जगत में अपार शोक की लहर फैल गई। प्रधानमंत्री सहित अनेक नेताओं, शहरी और औद्योगिक नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।